लिखें स्टेप नंबर 4, प्रिपेयर creditors account, prepare creditors account to find out missing value related to creditors. देखिएगा, अब हमें क्रेडिटर्स की इंफॉर्मेशन गिवन होंगी कई सारी, तो उससे हम क्या बना लेंगे, अपना टोटल क्रेडिटर अकाउंट। टोटल देखिएगा, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें पता है क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो भी ओपनिंग बैलेंस होगा वो आ जाएगा। अब क्रेडिटर के रेस्पेक्ट में अपन ट्रांजैक्शंस की बात करते हैं। देखिए, क्रेडिटर से हमने मान लीजिए गुड्स परचेज किया, तो बताइए परचेजेस की एंट्री क्या हो? सर टू परचेज, परचेज की एंट्री बताइए क्या होती है? परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, टू क्रेडिटर की होती है। सर परचेज टू बाय क्रेडिटर परचेज, बाय परचेज। तो क्रेडिटर अकाउंट में आ जाएगा आइएगा। अब क्रेडिटर को हमें पैसे देने थे और उसने हमारे ऊपर बीआर लिखे, तो मैंने बिल्स पेबल एक्सेप्ट किया होगा। तो यस सर। मैं बिल्स पेबल एक्सेप्ट करूंगा तो मेरी एंट्री क्या बन जाएगी? सर क्रेडिटर टू बीपी, तो टू बीपी, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बीपी, टू बीपी। जो माल मैंने खरीदा था उसमें से मैंने कुछ माल रिटर्न कर दिया, तो परचेज रिटर्न की एंट्री हो जाएगी क्रेडिटर्स टू अकाउंट पीआर, डेबिट टू पीआर, परचेज टू रिटर्न। पीआर। टू परचेज रिटर्न। क्लियर यहां तक? बिल्कुल। यस। आइए अगला ट्रांजैक्शन। मान लीजिए मैंने क्रेडिटर्स को पेमेंट किया। अब पेमेंट कैश में हो सकता है, पेमेंट चेक से हो सकता है, और पेमेंट के टाइम पर हो सकता है मुझे कुछ डिस्काउंट मिला हो। तो देखिएगा एंट्री क्या बनेगी? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश। टू कैश। अगर अपन ने क्या किया है, कैश पेमेंट किया है। चेक से किया है तो टू बैंक। ठीक है, ये हमारे पास आ गया चेक इशूड। डिस्काउंट रिसीव की इसमें एंटर नहीं करेंगे क्या आपने? ना, टू डिस्काउंट रिसीव्ड। ये लीजिए, ये लीजिए, एक एंट्री हमारे पास ये हो गई। आइएगा और ध्यान से सुनना। अब क्या हुआ, जो चेक हमने अपने किसको दिया था, क्रेडिटर को दिया था, वो चेक डिसऑनर हो गया। तो अब जब चेक दिया था तो मैंने एंट्री की थी क्रेडिटर टू बैंक। अगर वो चेक डिसऑनर हो गया तो मुझे रिवर्स एंट्री डालनी पड़ेगी बैंक टू क्रेडिटर बाय क्रेडिटर। तो यहां मेरे पास आ जाएगा बाय बैंक। बाय बैंक।
चेक डिसऑनर्ड। क्लियर बिल्कुल यहां तक? आइएगा अब सुनना, स्पेशल ट्रांजैक्शन जो है हमारे पास, मान लीजिए मुझे एक बीआर मिला था अपने डेटर से। मैं इसको आपको यहां पर एग्जांपल से ऐसे बताता हूं। ठीक है, ये है मिस्टर एक्स जिसकी आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रहे हो। ये है मिस्टर ए जो मेरा डेटर है, और क्रेडिटर्स। चलिएगा ध्यान से समझना, सबसे पहले इन दोनों के बीच में एक बीआर का ट्रांजैक्शन हुआ, बीआर ड्रॉ। अब ये बीआर मैंने अपने क्रेडिटर को एंडोर्स कर दिया। बताइए एंडोर्स करने की क्या एंट्री करते हो आप? क्रेडिटर टू बीआर। क्रेडिटर टू बीआर, तो ये एंट्री इस अकाउंट में आ जाएगी, क्रेडिटर अकाउंट में। बाय बीआर तो 2 VR हो जाएगा टू सर। बीआर सर, टू बीआर। ये लीजिए। अब मुझे एक बात बताइए, ये जो बीआर मैंने एंडोर्स किया था, अगर ये डिसऑनर हो जाए, ध्यान से सुनना बिल्कुल, जो बीआर एंडोर्स किया था आपने उसकी एंट्री तो कर दी। अब अगर ये बीआर जब ड्यू डेट पर ये मिस्टर सी मिस्टर ए के पास लेकर जाएगा और मिस्टर ए ने पैसा देने से मना कर दिया, तो डिसऑनर के टाइम पर मुझे एक एंट्री डालनी पड़ेगी। मुझे मतलब मिस्टर एक्स को, मैं इसे वापस अपना डेटर बनाऊंगा और इसे हाँ। अपना क्या बनाऊंगा? क्रेडिटर। क्रेडिटर। तो क्रेडिटर। एंट्री क्या हो जाती है? डेटर टू क्रेडिटर। क्रेडिटर टू क्रेडिटर। टू क्रेडिटर। तो यहां आ जाएगा आपके पास बाय डेटर। बाय डेटर। ये एंट्री किस चीज की हो गई? एंडोर्स्ड बी। एंडोर्स्ड। डिसऑनर। सर ये एंट्री सिर्फ ड्रॉ ही बनाता है ना अपनी बुक में, वो दोनों तो नहीं बनाते ना? किस चीज की? ये एंडोर्स्ड बीआर डिसऑनर्ड की एंडोर्स्ड बीआर एक ही पर्सन एंट्री आता है ना तीनों पार्टी करती हैं। डिसऑनर। एंडोर्स्ड बीआर अगर डिसऑनर हुआ तो ये भी एंट्री करेगा, ये भी एंट्री करेगा, ये भी। बट अभी इस चैप्टर में तो अपन केवल मिस्टर एक्स सीख रहे हैं जो कि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है। जब आप बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर पढ़ोगे वहां पर सारी एंट्रियां सीखते हो आप बीआरबीपी की। अभी अपने को केवल और केवल कौन के बुक्स में पढ़ रहे हैं अपन? जो मिस्टर एक्स है जिसने अपने पास इनकम्प्लीट रिकॉर्ड मेंटेन किए हैं। बोलो क्लियर बिल्कुल? अब उसके बाद आपके पास आ जाएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन। क्लोजिंग बैलेंस। ये लीजिए, कोई भी चीज जो इस अकाउंट में मिसिंग होगी, हम उस क्रेडिटर अकाउंट को प्रिपेयर करके वो मिसिंग वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। दैट इज अवर स्टेप नंबर 4। बना लिया सबने? एक मिनट। हाँ, यस। स्टेप नंबर 5, बिल्स पेबल अकाउंट बनाएंगे। प्रिपेयर बिल्स पेबल अकाउंट to find out missing value to bills payable। लीजिए,
अब हम बनाएंगे बिल्स पेबल अकाउंट। अगर हमारे पास बिल्स पेबल की भी इंफॉर्मेशन हैं, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस वगैरह सब, तो अब हम बना देंगे बिल्स पेबल अकाउंट। चलिएगा, बिल्स पेबल अकाउंट बनाते हैं। सर एक बार ऊपर करना। हाँ जी बिल्कुल, ये लो। और ऊपर कहाँ अकाउंट दिखाऊं? नहीं सर, मेरे को उसका टाइटल देखना। अच्छा चलिए, बहुत छोटी सी एंट्री आएंगी। अब हमने जब अपने क्रेडिटर्स के बिल्स पेबल एक्सेप्ट किए थे, तो एंट्री बनी थी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बीपी। तो बीपी अकाउंट में बाय क्रेडिटर। बिल्स पेबल एक्सेप्टेड आ गया। अब मान लीजिए हमने जो बिल्स पेबल एक्सेप्ट किए थे वो हमने मैच्योर कर दिए, यानी ड्यू डेट पर उनका पेमेंट कर दिया। तो एंट्री बनेगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू टू कैश कैश। टू कैश टू बैंक। यही लिख देता हूं, पब्लिक बैंक। ठीक है, तो यहां पर आपके पास आ जाएगा पेमेंट डन ऑफ बिल्स पेबल डिस्चार्ज्ड। अब इसी तरह से मान लीजिए आपने जो बिल्स पेबल एक्सेप्ट किए थे, आप उनका पेमेंट नहीं कर पाए और वो बिल्स पेबल आपके डिसऑनर हो गए। तो जब बिल पेबल एक्सेप्ट हुए थे तो एंट्री बनी थी क्रेडिटर टू बीपी। यस सर। अब क्या हो जाएगी? रिवर्स एंट्री हो जाएगी। रिवर्स एंट्री, यानी क्रेडिटर को से क्रिएट कर दूंगा, तो टू क्रेडिटर्स टू बीपी। क्रेडिटर्स। सर क्रेडिटर्स टू बीपी करेंगे ना? बीपी टू क्रेडिटर होगी ना, कैंसिल करने की एंट्री। तो ये वो वापस बताना ही पॉइंट। भाई आपने जब बिल्स पेबल एक्सेप्ट किए थे तो एंट्री की थी क्रेडिटर टू बीपी। हाँ। अब आप पेमेंट नहीं कर पाए, डिसऑनर हो गया वो बीआर, तो क्रेडिटर को वापस क्रिएट करोगे तो एंट्री रिवर्स ही तो होगी, बीपी टू क्रेडिटर। यस सर। ये लो, ये आपके पास आ सर गया। इसको कैंसिल टर्म दे सकते हैं क्या अपने वैसे डिसऑनर्ड आप की? लिख सकते हो, बट डिसऑनर्ड चूंकि वो आप जब आगे बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर पढ़ोगे तो वहां पर भी तो डिसऑनर ही बोलोगे इसको। टू सर हाँ जी, सर ये बीपी डिस्चार्ज का मतलब यही है ना कि अपन ने पे कर पेमेंट दिया कर उसको दिया, सामने? ऑनर्ड हो गया बिल, बिल्कुल। ठीक है। उसको हम बोलते हैं बिल्स पेबल डिस्चार्ज। ये लीजिए, ये हमारे पास आ गया बिल्स पेबल अकाउंट। हमें पेबल से रिलेटेड अगर कोई भी वैल्यू अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो आपको बिल्स पेबल अकाउंट बनाना है, और उस बिल्स पेबल अकाउंट से आप क्या करोगे, अपनी वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे आप। 5 स्टेप हो गई। क्या क्या स्टेप बना लिया अपन ने? सबसे पहले कैश बुक बनानी है, फिर डेटर अकाउंट और डेटर से रिलेटेड बीआर अकाउंट, फिर इसी तरह से क्रेडिटर अकाउंट, और क्रेडिटर बीपी। से रिलेटेड हो गया बिल्स पेबल अकाउंट। आइए स्टेप नंबर 6। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, जरूरी नहीं है हर क्वेश्चन में ये सारी स्टेप्स लगेंगी। आप समझ रहे हो, मैं एक एक वर्किंग को एक एक स्टेप दे रहा हूं। क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन कई बार हो सकता है कि बीआर बीपी के कोई ट्रांजैक्शन न हुए हों, तो ना तो मुझे बीआर अकाउंट बनाना पड़ेगा, ना मुझे बिल्स पेबल अकाउंट बनाना पड़ेगा। सर ऐसे एक एक का सेट का बनाना पड़ेगा ना? एक सेट मतलब
तो मतलब डेटा सॉरी, अलग लोग हैं, बीआर अलग हैं, तो अकाउंट सबकी बनाने पड़ेंगे ना। वही तो सर बोले सबके बनाने पड़ेंगे। हाँ, जितनी भी, तभी तो इसको कहते हैं इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। वो तो आपको डेटा दे देगा, अब आपको उसको पहले डबल एंट्री पर कंप्लीट करना है, और डबल एंट्री पर कंप्लीट करने के बाद ही आप फाइनल अकाउंट्स बना सकते हो, ट्रेडिंग पी&एल बैलेंस शीट पूरा। यस सर। आइए, प्रिपेयर रेवेन्यू एक्सपेंस अकाउंट। Prepare revenue expense account to find out missing value related to expense। अब आपके पास एक्सपेंस के रेस्पेक्ट में भी कुछ डेटा मिसिंग हो सकता है, तो उसके लिए हमें एक्सपेंस अकाउंट, जैसे फॉर एग्जांपल सैलरी का डेटा आ गया तो सैलरी अकाउंट बनेगा, रेंट के लिए है तो रेंट अकाउंट बनेगा, ठीक है। तो आप रेवेन्यू एक्सपेंस का क्या बना देंगे, अकाउंट बना देंगे। एक्सपेंसेस अकाउंट। अब ध्यान से सुनना, एक्सपेंसेस का नेचर दोनों तरह का हो सकता है, लाइबिलिटी भी और असेट भी। अगर मान लीजिए एक्सपेंसेस, और एक ही क्वेश्चन में दोनों भी आ सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बात करूं, मैं सैलरी का अकाउंट बना रहा हूं, तो मे भी पॉसिबल कि कुछ एम्प्लॉय को सैलरी देना बाकी हो, यानी आउटस्टैंडिंग सैलरी चल रही हो, और ऑन द अदर हैंड मेरे यहां पर कुछ एम्प्लॉय ऐसे भी हो जिन्होंने एडवांस ले रखा हो। तो आइए, अगर मुझे ये पता है कि मेरे एक्सपेंसेस एज अ लाइबिलिटी यानी आउटस्टैंडिंग चल रहे हैं, तो आउटस्टैंडिंग का बैलेंस हमारी लाइबिलिटी है, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। और दोनों का अलग बनवाना है क्योंकि कंफ्यूजन होता है। अलग कैसे बना दोगे, अगर सैलरी का एक ही उसमें आपका प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग दोनों है, तो अलग कैसे बना दोगे आप अकाउंट। हाँ लेजर ही तो बनवाना है। अकाउंट तो एक ही बनेगा ना, कंफ्यूजन से क्या, जो चीज पैटर्न है वो तो सीखनी पड़ेगी ना। हाँ सर। एनपीओ में भी बना चुके हो आप ये चीजें फाउंडेशन लेवल पर, यस सर, बना दी। एक्सपेंसेस का एक ही अकाउंट बनता है हमारा, यस सर। तो एक ही सीखना है अपने को। एक्सपेंस अकाउंट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बस लाइबिलिटी है तो उसके अकॉर्डिंग दिखाओ, असेट है तो उसके अकॉर्डिंग दिखाओ। बताओ, यहां पर तो लाइबिलिटी का बैलेंस आ गया, तो क्या लिखोगे, आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। एट द बिगिनिंग। ये लीजिए, अगर प्रीपेड है तो टू बैलेंस बैलेंस ब्रॉट ब्रोट डाउन। डाउन। प्रीपेड एट द बिगिनिंग। बोलो यहां तक क्लियर बिल्कुल। अब ड्यूरिंग द करंट पीरियड आपने जो भी एक्सपेंसेस का पेमेंट किया है, तो बताओ एक्सपेंसेस का पेमेंट करोगे तो एंट्री क्या बनती है, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक डेबिट टू बैंक। एक्सपेंसेस टू या टू बैंक, तो ये आ जाएगा टू कैश
एक्सपेंसेस पेड, ये आ गया एक्सपेंसेस टू कैश और टू बैंक। नाउ हमें ये पता है कि जो एक्सपेंस है वो अल्टीमेटली या तो ट्रेडिंग में जाकर क्लोज होते हैं या P&L में जाकर। जैसे मान लो वेजेस का अकाउंट बना रहा हूं तो वेजेस कहाँ जाती है? सर ट्रेडिंग में जाती है। और अगर सैलरी बना रहा हूं तो कहाँ जाएगी? P&L। तो यहाँ पर एंट्री क्या बनती है उसकी? ट्रेडिंग या P&L अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस। टू एक्सपेंस। तो ये हमारे पास आ गया बाय ट्रेडिंग और स्लैश P&L। ये आ गया मेरे पास ट्रेडिंग या P&L। बेसिकली इसको हम क्या बोलेंगे? करंट ईयर एक्सपेंसेस, क्योंकि आपको पता है ट्रेडिंग P&L में केवल और केवल करंट ईयर से रिलेटेड आते हैं, बाकी और कोई भी एक्सपेंस नहीं आता। अब क्लोजिंग बैलेंसेस कर दो, तो अगर आउटस्टैंडिंग का क्लोजिंग है तो लाइबिलिटी का क्लोजिंग इधर आ जाता है। टू बैलेंस कैरिड डाउन, आउटस्टैंडिंग एट द एंड। और अगर प्रीपेड का प्रीपेड है। ये लीजिए, ये आपका एक्सपेंस अकाउंट बन गया। हाँ जी बोलो। इनकम का भी अकाउंट बनाएंगे क्या अपने? ऐसा अभी तो बहुत अकाउंट है, मैं क्या बोल रहा हूँ पूरा, अभी तो अपना सॉल्यूशन तो चालू ही नहीं हुआ, क्योंकि सॉल्यूशन में तो आपको ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट बनाना है, लेकिन उससे पहले आपको ये सारी वर्किंग करनी पड़ेगी। हालांकि देखो मैं आपको फिर बताता हूँ, इतना इतने बड़ा, सारे account थोड़ी ना आएंगे। अरे आप समझे नहीं ना, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सारे आएंगे, लेकिन आप सोचो, मान लो फॉर एग्जाम्पल की मैं बात करता हूं, आपसे MCQ में 2 नंबर में पूछ लिया कि इस पर्टिकुलर एक्सपेंस का ट्रेडिंग P&L का आइटम बताओ, तो आपको अकाउंट तो सारे बनाने आने चाहिए ना। यस सर। इतना बड़ा तो नहीं आएगा, मैं भी बता रहा हूं आपको, इतने वर्किंग के साथ आएगा तो फिर वो फिर सीधे 12 नंबर का ही आता है जो केस डी आपका बनेगा केस स्टडी में, ठीक है। तो और उनमें भी ऐसा नहीं है कि पता हर चीज से रिलेटेड सारे सारे एडजस्टमेंट होंगे, अपन तो थोड़े से एक मैक्सिमम पॉसिबल वर्किंग को बात कर रहे हैं अपन। चलिएगा, स्टेप 7 इनकम का अकाउंट बनाएंगे। स्टेप 7 प्रिपेयर रेवेन्यू नेचर इनकम अकाउंट। टू फाइंड आउट मिसिंग वैल्यू रिलेटेड टू इनकम। इनकम से रिलेटेड कोई भी मिसिंग वैल्यू अगर आपको ढूंढनी है तो उसके लिए आपको बनाना पड़ेगा रेवेन्यू नेचर की इनकम का अकाउंट। अब इनकम के भी 2 नेचर हो सकते हैं, वो लाइबिलिटी भी हो सकती है गुड अर्नर। आइए एक्रूड अनअर्न। हाँ जी, सबसे पहले अगर वो इनकम आउटस्टैंडिंग है या एक्रूड इनकम है तो वो हमारी एसेट होती है।
आउटस्टैंडिंग यस सर। एक्रूड इनकम हमारी असेट है, तो असेट का ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा। सर हाँ जी बोलो। जैसे एनपीओ में चलता था ना कि अगर अपने अकाउंट इनकम होती है तो उसे ये लोग आउटस्टैंडिंग बोलते हैं, हाँ तो इस चैप्टर में भी वही वाला लॉजिक चलेगा या देखो फिर? मैं आपको चीज रहा हूँ, वर्ड्स वो कुछ भी यूज कर सकते हैं, आपको नेचर पहचानना पड़ेगा। अब आओ, ये बचपन वो 11th गया आपका, 11th में आपके टीचर आपको बोलते थे कि एक्सपेंसेस के लिए आउटस्टैंडिंग यूज करेंगे और इनकम के लिए एक्रूड, ऐसा कहीं कोई ग्रंथ में नहीं लिखा हुआ है। आउटस्टैंडिंग इनकम ऑटोमेटिकली वही होती है, डेफिनेशन से जाओ, इनकम ड्यू बट नॉट येट रिसीव्ड। अब मैं उसको चाहे आउटस्टैंडिंग बोल दूं चाहे एक्रूड बोल दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो वो 11th की बातें थी, बचपन में अपने टीचर अपने को रटाते थे जब एक्सपेंसेस के लिए आप। अब जैसे मान लो इनकम आप पढ़ते हो, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, उसको वो बोल सकता है प्रीपेड इनकम भी, प्रीपेड। कोई फर्क यस नहीं सर। पड़ता, नेचर उससे सेम होता है चीजों का। हाँ, तो वो एक्सपेंस और इनकम के हिसाब से उसे अलग अलग वर्ड होता है। बस बिल्कुल, तो लिखिए, मैंने लिख दिया आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग। बोलो क्लियर है बिल्कुल। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन यानी आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग आ जाएगा आपके पास। अब अच्छा, रिसीव्ड इन एडवांस है तो लाइबिलिटी हो जाएगी, तो बाय अनअर्न या ऑब्लिक रिसीव्ड इन एडवांस एट बिगिनिंग। ये लीजिए आपके पास। अब ड्यूरिंग द ईयर मुझे जितनी भी इनकम रिसीव हुई, तो मैं एंट्री क्या डालूंगा, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकम। ये आ गया बाय कैश या बाय बैंक अकाउंट। इनकम रिसीव्ड। बोलो क्लियर बिल्कुल। अब हमें यह भी पता है जितनी भी इनकम है वो सब पीएनएल में ट्रांसफर हो जाती है अल्टीमेटली आपकी, तो यहां आ यस जाएगा सर। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एंट्री बनती है इनकम अकाउंट डेबिट टू पीएनएल। करंट ईयर इनकम। बस अब इनके क्लोजिंग बैलेंसेस लिख दो। अगर लाइबिलिटी है मतलब अनर्ड या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस का क्लोजिंग बैलेंस है, तो ये आ गया टू बैलेंस कैरिड डाउन। रिसीव्ड इन एडवांस एंड ये आपका क्लोजिंग बैलेंस आ गया। और अगर आउटस्टैंडिंग का क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है तो वो इधर आ जाएगा। आउटस्टैंडिंग एट द एंड। ये लीजिए, ये आपके पास आ गया इनकम अकाउंट। दैट इज योर स्टेप नंबर
7। सर अपनी कोई ऐसी इनकम नहीं होती कि जो ट्रेडिंग अकाउंट में भी जाती हो? जनरली देखो होने को तो होती है, कुछ डायरेक्ट इनकम जैसे रॉयल्टी की इनकम होती है वो ट्रेडिंग में जाती है, बट एक्चुअली में उनके कोई अकाउंट ऐसे नहीं बनते, वो तो जितनी आपने अर्न कर ली वो आ जाएगी आपके पास, बट वो बहुत रेयर, रॉयल्टी देखिएगा बहुत रेयर केसेस में बिजनेस में होती है आपके पास, ठीक है ना। बिजनेस में रॉयल्टी की इनकम जनरेट होना थोड़ा स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन होता है, बस एक रॉयल्टी की इनकम ही है जो आपकी ट्रेडिंग में जाती है, क्योंकि वो आपकी किसी भी बिजनेस एक्टिविटी, या कई बार अगर मान लीजिए आपका कोई ट्रांजेक्शन है जो कि डायरेक्ट इनकम को बताता है, अब बात ही आती है कि बोले सर वो डायरेक्ट इनकम क्या, रेवेन्यू ही हुई बेसिकली वो आपकी, हाँ। समझ रहे हो आप। डायरेक्ट इनकम का मतलब ही केवल रेवेन्यू होता है, सिर्फ एक रॉयल्टी या कमीशन वो ऐसी चीज है जो आपके बिजनेस से डायरेक्टली रिलेटेड है, इसलिए वो ट्रेडिंग में आ सकती है बस। पर ट्रेडिंग में तो अपन वो चीजें डालते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग है उससे रिलेटेड वो होती है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट होता है, ट्रेडिंग नहीं होता। ट्रेडिंग में आप अपने तो बिजनेस, ट्रेडिंग से पहले बनता है ना मैन्युफैक्चरिंग। बिल्कुल, जब आप एक प्रोडक्शन एक्टिविटी करते हो तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनता है फिर पहले, और फिर सर्विस उसी वाले के को? अंदर ही ट्रेडिंग बना देते हैं, अपने उसी में ट्रेडिंग हो मैन्युफैक्चरिंग जाता एंड है फिर। ट्रेडिंग अकाउंट बना देते हैं ऐसे। बिल्कुल। चलें आगे, अच्छा आइए स्टेप नंबर 8। प्रिपेयर असेट अकाउंट, लैंड एंड बिल्डिंग का अकाउंट, प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट। अगर किसी असेट से रिलेटेड कोई बैलेंस आपका गायब है तो आपको क्या बनाना पड़ेगा, असेट अकाउंट बनाना पड़ेगा। एक बार ऊपर करना। हाँ जी, ये लो, प्रिपेयर असेट अकाउंट टू फाइंड आउट मिसिंग वैल्यू रिलेटेड टू असेट। लीजिए, असेट से रिलेटेड वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए मुझे बनाना पड़ेगा असेट्स अकाउंट। तो असेट का ओपनिंग बैलेंस, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये आपके पास आ गया असेट का ओपनिंग बैलेंस। असेट परचेज की एंट्री, असेट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, ठीक है। अगर उधार खरीदिए तो टू वेंडर अकाउंट आ जाएगा। कोई असेट बेची तो बाय बैंक। परचेज की। बाय बैंक। सेल वैल्यू, बेचने पर हो सकता है कोई प्रॉफिट या लॉस हो जाए, तो अगर लॉस हुआ बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और अगर प्रॉफिट हुआ तो टू सर ये वेंडर वाले को बताना। उधार खरीदा तो भैया क्रेडिटर की जगह वेंडर क्रिएट होता है। क्रेडिटर क्योंकि हम गुड्स के लिए यूज करते हैं और असेट के लिए जनरली हम वेंडर। वेंडर। मान लो मैंने मोहन से उधार मशीन खरीदी तो मैं एंट्री यही तो डालूंगा, मशीन अकाउंट डेबिट टू मोहन। तो मोहन। हाँ। मोहन मेरा क्रेडिटर नहीं होता है, वेंडर कहलाता है। हाँ सर ये डिफरेंस होता है। हाँ जी, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और डेप्रिसिएशन। अभी मैंने अकाउंट खत्म ही नहीं किया ना। प्रॉफिट ऑन सेल, अभी तो मैं ट्रांजेक्शन लिख रहा हूं। बाय डेप्रिसिएशन,
करंट ईयर में जो भी डेप्रिसिएशन इस असेट पर लगेगा वो आ जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि आपने कोई असेट खरीदी हुई है लेकिन अब वो यूजलेस हो गई। असेट तो फिजिकली है बट वो अब आपके काम की नहीं रही, तो स्क्रैप। आपने डिसाइड किया कि उस असेट को राइट ऑफ कर देना है। अब वो आपके पीएनडल में राइट ऑफ हो जाएगी, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सर स्क्रैप कहाँ से आ जाए? स्क्रैप्ड हो गई, हाँ बिल्कुल, या लॉस्ट हो गई। कई बार ऐसा नहीं होता, स्क्रैप भी तो बोल सकते हो उसे। क्या चीज? स्क्रैप। हाँ स्क्रैप्ड बोल दो, या पीएनडल में जाता है ना, तो मैं हाँ। प्रॉफिट एंड लॉस से लिख रहा हूँ बस उसको, बाय प्रॉफिट एंड लॉस। हो सकता है आग लग गई थी इसलिए वो मशीन काम आने लायक नहीं रही, तो आपने सोचा अभी से राइट ऑफ कर दो। असेट रिटर्न ऑफ, अब असेट का क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। बाय बैलेंस, ये लीजिए, ये आपकी हो गई स्टेप नंबर 8, जिसमें हमने क्या बना लिया, असेट अकाउंट बना लिया। और असेट अकाउंट बनाकर यहां से रिलेटेड जो भी मिसिंग इंफॉर्मेशन होगी हम वो निकाल लेंगे। स्टेप नंबर 9, सर एक मिनट, पूरा अकाउंट। ये लो। यस सर। प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स at the beginning to find out opening capital। अब आपको क्या बनाना पड़ेगा, बिगिनिंग के पीरियड का स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना पड़ेगा, ताकि आप बिगिनिंग की क्या निकाल सको, कैपिटल निकाल सको। सर इसी में मर्ज कर दे क्या वो क्लोजिंग वाला भी? क्लोजिंग थोड़ी बनेगा, बैलेंस शीट थोड़ी, बैलेंस शीट बनेगी या तो डायरेक्ट क्लोजिंग थोड़ी बनाओगे, अच्छा हाँ हाँ। ओपनिंग ही निकलेगी कैपिटल। क्योंकि अब अपन कंप्लीट रिकॉर्ड बना चुके हैं, तो ओपनिंग कैपिटल में अपन नेट प्रॉफिट, ड्रॉइंग्स वो सब एडजस्ट करेंगे, तो ऑटोमेटिकली बैलेंस शीट की कैपिटल आएगी आपके पास। क्योंकि यहां अपन चूंकि फाइनल अकाउंट्स बना रहे हैं, तो उसमें कोई भी चीज बैलेंसिंग फिगर नहीं। यस ये आ गया लाइबिलिटीज। सर अब तो ओपनिंग क्लोजिंग के बैलेंस ही लेने हैं ना, सारा एडजस्टमेंट तो कर ही दिया अपनों ने। हाँ तो इसमें तो कैपिटल में तो सारे लाओगे ना, हम्म। ये बैलेंस शीट ही बन रही है एक तरह से, ओपनिंग बैलेंस शीट बस। ठीक है, जो भी असेट्स आपको दी हुई हैं बिगनिंग की, वो आ गई आपके पास। क्रेडिटर्स,
ठीक है ना। जो भी आपको असेट और लाइबिलिटी दे रखी है एट द बिगिनिंग, उससे आप अपना स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाओगे और कैपिटल। ये लीजिए, ये आपकी स्टेप नंबर 9, प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एट द बिगिनिंग टू फाइंड आउट द ओपनिंग कैपिटल। लास्ट स्टेप बस। अब जब हमने सारी वर्किंग कंप्लीट कर ली तो हम ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट इन यूजुअल मैनर बनाएंगे, जैसा आप लोग बचपन से बनाते आए हो। तो लिखते हैं, स्क्रॉल एक बार स्क्रॉल अप कर दूं। एक बार ही होगा, दूसरी बार तो कैसे करूंगा। ये लो, हो गया। नाउ प्रिपेयर, क्या क्या बनाऊंगा, ट्रेडिंग। सर ये फिक्स्ड असेट, ये इन सब के अमाउंट गिवन होंगे या जो अपन ऊपर फाइंड किए वो आएंगे यहाँ पे? जो वो तो डिपेंड करेगा ना क्या चीज मिसिंग वैल्यू है। अगर आपने असेट का क्लोजिंग बैलेंस वगैरह मिसिंग निकाला है तो वो आएगा। हो सकता है आप डेप्रिसिएशन बैलेंसिंग फिगर निकालोगे तो वो P&L में लिखना पड़ेगा। डिपेंड करेगा ना। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कौन से बैलेंस आएंगे? अफेयर्स तो बिगनिंग का बन रहा है ना, तो बिगनिंग का क्या आता है एसेट में, बैलेंस शीट में क्या लिखते हो आप? कैसे क्वेश्चन आ जाते हैं बीच में, अजीब से है। अरे सर ये समझ में नहीं आ रही है फिर। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड पूरा पढ़ चुके हैं रिद्धि अपन। अरे नहीं सर, मैं ये बोल रही हूँ इसमें ना कौन से रहेंगे, ओपनिंग या क्लोजिंग? क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा है? ओपनिंग। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कब का बना रहा हूँ रिद्धि में? ओपनिंग। तो यहाँ पर कौन से बैलेंसेस आएंगे? ओपनिंग। तो फिर क्वेश्चन ही नहीं आता ना, ये तो मैंने पहले ही लिख दिया। इसलिए प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एट द बिगिनिंग, बिगिनिंग का स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाऊंगा ताकि मैं ओपनिंग कैपिटल निकाल सकूं। तो जितनी भी असेट और लाइबिलिटी में लिखूंगा वो बिगिनिंग की लिखूंगा मैं ईयर के, तभी मुझे बिगिनिंग की कैपिटल पता लगेगी। ईयर एंड का वो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स नहीं बनेगा यहाँ, क्योंकि बैलेंस शीट बनेगी ईयर एंड की। तो नाउ प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। इन यूजुअल मैनर। खत्म बात। ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट उसी तरीके से बनेंगे जो आप बचपन में सीख के आए हैं। और ये 10 स्टेप के बाद हमारा जो क्वेश्चन है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का, वो कंप्लीट रिकॉर्ड में कन्वर्ट हो गया और हमने अपने बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस निकाल लिया, और एज वेल एज हमने उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को किससे निकाल लिया, हमने बैलेंस शीट बनाकर निकाल लिया है। ये सारी इंफॉर्मेशन होंगी आपके पास। इस तरह से आपका सेकंड मेथड अप्लाई होगा।